इज कैंसर। अब कैंसर होता कैसे है? बेसिकली क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी नॉर्मल सेल्स है उनके अंदर एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोला जाता है कॉन्टैक्ट इनिबिशन। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे किसी भी स्पेसिफिक बॉडी पार्ट में 1000 नंबर ऑफ सेल्स होना चाहिए, तो जब वो लास्ट के 2-3 सेल्स बन रहे होंगे, जब डिवीजन होकर न्यू सेल्स आ रहे होंगे, तो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आने पर उनको पता चल जाएगा 1000 सेल्स बनने चाहिए थे और 1000 सेल की फॉर्मेशन हो चुकी है, तो अब फर्दर कोई भी डिवाइड नहीं करेगा। तो एक दूसरे के कांटेक्ट में आने पर ग्रोथ को इनिबिट करना, फर्दर डिवीजन को इनिबिट करना, रोकना, तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज़ नॉर्मल सेल्स के अंदर होती है। बट जो कैंसर सेल्स होते हैं, दे मस्ट लॉस्ट दिस प्रॉपर्टी। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि कैंसर एक ऐसी कंडीशन है जब अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है हमारी बॉडी के सेल में। तो वो सेल्स जिनके अंदर कॉन्टैक्ट इनिबिशन की प्रॉपर्टी लॉस्ट हो जाती है, दीज आर कॉल्ड कैंसर सेल्स। इसका मतलब ये है कि एक दूसरे के कांटेक्ट आने पर वो रुकेगी नहीं, कंटिन्यूसली डिवाइड करती रहेगी। एज अ रिजल्ट वो क्या फॉर्म कर सकते हैं? ट्यूब्स। अब ट्यूमर क्या होता है? ट्यूमर को हम ये बोल सकते हैं, जब बहुत सारे सेल्स का ग्रुप एक जगह इकट्ठा हो जाता है तो उसको हम ट्यूमर कहते हैं। नाउ दीज ट्यूमर्स आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, बेनिगन एंड मैलिग्नेंट। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? बेनिंग का मतलब होता है अगर हमारी बॉडी के एक स्पेसिफिक या एक ओरिजिनल लोकेशन पर जहाँ पर सेल्स की अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हुई है, वो सारा ग्रुप ऑफ सेल्स जो है वो उसी जगह तक रिमेन रहे या सीमित रहे, तो इसका मतलब ये होता है कि वो जो एक ट्यूमर है वो एक स्पेसिफिक बॉडी पार्ट का ट्यूमर है। जैसे किसी को लंग्स का कैंसर है, किसी को माउथ का कैंसर है, तो अगर वो कोई दूसरी जगह पर नहीं पहुँच रहा है बॉडी के अंदर, अपनी ओरिजिनल लोकेशन तक ही है वो, तो इस तरीके के ट्यूमर को हम कहते हैं बेनिंग। ठीक है, कन्फाइंड टू ओरिजिनल लोकेशन। नाउ नेक्स्ट लोकेशन है इसकी मैलिग्नेंट। और हाँ, जो बैनिंग है इसमें लिटिल इफेक्ट होता है हमारी बॉडी को, बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। मतलब ऐसा भी नहीं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर बैनिंग ट्यूमर हो गया तो। इसमें ये होता है कि जैसे मैलिग्नेंट के अंदर तो स्प्रेड होता जा रहा है, फैलता जा रहा है, लेकिन जो बैनिगन होता है ये स्प्रेड नहीं होता है, तो ये मैलिग्नेंट के कंपैरिजन में ज़्यादा डेंजरस नहीं है। जो मैलिग्नेंट है वो ज़्यादा डेंजरस है क्योंकि ये बॉडी के हर पार्ट में अपना ट्यूमर क्रिएट कर देता है। मैलिग्नेंट ट्यूमर एक ऐसी कंडीशन होती है जो ओरिजिनल लोकेशन पे जो कैंसरस सेल प्रेजेंट है, तो उसने क्या करा, जो वहाँ पर पहले से जो सेल्स थे उनके साथ में कंपटीशन किया। जितना भी फूड रिसोर्सेज प्रेजेंट था तो उसकी कमी तो हो गई, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया। एज अ रिजल्ट जितनी भी कैंसरस सेल्स थी वो सारा का सारा न्यूट्रिशन वहाँ से कंज्यूम करेंगे और स्टारवेशन और भूखे मरेंगे जो पहले के सेल्स जो बचे हुए थे। तो अब क्या हुआ कि वहाँ पर सारा खाना ख़त्म हो चुका है, तो ये जो कैंसरस सेल्स है ये स्प्रेड करेंगे। मतलब नियोप्लास्टिक सेल्स, यानी कि कैंसरस सेल्स को ही बोला जाता है नियोप्लास्टिक सेल्स। तो ये क्या करेंगे, इनकी जो ओरिजिनल पोजीशन है, मान लो ये इनकी ओरिजिनल पोजीशन है, तो यहाँ से ये सेपरेट होना स्टार्ट करते हैं और किसी दूसरी लोकेशन के ऊपर पहुँच जाएंगे और वहाँ पर जाके ये नया ट्यूमर क्रिएट करना स्टार्ट कर देंगे। और ये जो प्रॉपर्टी होती है बहुत ज़्यादा खतरनाक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोला जाता है मेटास्टेटिस। अगर आपसे पूछा जाएगा मोस्ट वियर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या है, तो आपको पता होना चाहिए मेटास्टेटिस। इसलिए बोला जाता है कि ये फैटल होता है, इसकी वजह से डेथ भी हो जाती है क्योंकि ये पूरी बॉडी के अंदर स्प्रेड हो जाता है। अब कैंसर होने के कारण क्या है, कौन कौन से कॉजेज़ है इसके? किसी भी इंडिविजुअल को कैंसर हो सकता है, उसमें कौन सा? फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। फिजिकल का मतलब ये कि कोई डायरेक्टली कांटेक्ट में आ रही है कोई चीज़ हमारे, तो ये रेडिएशंस होती है, आयोनाइजिंग रेडिएशन और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस। आयोनाइजिंग रेडिएशन के अंदर आता है आपका एक्सरेज और गामा रेज। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन के अंदर आपका यूवी रेज। तो जब बार बार हमारी बॉडी एक्सरेज और गामा रेज के कांटेक्ट में आती है तो डीएनए के अंदर चेंजेस आ जाएगा, आपकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के अंदर चेंजेस आ जाएगा और म्यूटेशन होगा, और इस वजह से ये कैंसर भी हो सकता है। नॉन आयोनाइजिंग में आपकी यूवी रेज आती हैं। ज़्यादा समय तक हमारी बॉडी अगर एक्सपोजर में रहती है यूवी रेज के तो भी सेम कंडीशन हो सकती है, तो ट्यूमर यानी कि कैंसर डेवलप हो सकता है। अब केमिकल कॉजेज़ जो है उसमें एक स्पेसिफिक मेंशन जो है यहाँ पे है टबैको स्मोक। तो जो टबैको है बिकॉज वो कंटेन करता है निकोटीन को, निकोटीन हमारी बॉडी में जाके बहुत सारी एक्टिविटीज़ को स्टिमुलेट कर सकता है। सो इसीलिए वो जो कोलाइडल है, वो जो सब्सटेंस है, स्टेरॉइड है, तो वो रिस्पॉन्सिबल है क्या करवाने के लिए? लंग कैंसर। और जो लोग बहुत ज़्यादा टबैको च्यू करते हैं उनको माउथ कैंसर भी हो जाता है। ये टबैको जो कंटेन कर रहा है निकोटीन को, स्टेरॉइड को, जो कि रिस्पॉन्सिबल है कैंसर को फॉर्म करवाने के लिए। देन बायोलॉजिकल अगर कोजेज़ की हम अगर बात करेंगे तो देखा जाता है कि नॉर्मली इंडिविजुअल्स की बॉडी के अंदर कुछ प्रोटो ऑन्कोजीन्स प्रेजेंट होते हैं। कुछ ऐसे सेल्स प्रेजेंट है जिन्हें कैंसर सेल्स बोला जाता है।
लेकिन वो इनएक्टिव हैं। लेकिन यहाँ पर जो ऑन्कोजेनिक वायरस है दैट कॉज कैंसर, तो हम ये कह सकते हैं कि कैंसर कॉजिंग वायरस को ऑन्कोजेनिक वायरस हम बोलते हैं। अब ये कैंसर कैसे करवाते हैं, इनके पास में जेनेटिक मटेरियल है वायरल ऑन्कोजीन, और इन्हीं सेल्स के लिए हमने नाम दिया है प्रोटो ऑन्कोजीन्स, जो कि इनएक्टिव है। और ये एक्टिव कब होंगे, जब हम बहुत ज़्यादा लंबे समय तक एक्सपोजर में रहेंगे। अब हमको कॉजेज़ तो पता चल गए कि हमको इन चीज़ों को अवॉइड करना है जिससे हम कैंसर से बच सकें। अब इसका डिटेक्शन कैसे होता है, कैसे पता चलेगा किसी इंडिविजुअल को कैंसर है या नहीं, तो यहाँ पर आप बायोप्सी करवा सकते हैं। बायोप्सी क्या होता है, किसी भी सस्पेक्टेड इंडिविजुअल के टिश्यूज़ को कट करके बहुत ही थिन लेयर ली जाती है और माइक्रोस्कोप के अंदर उसको ऑब्जर्व किया जाएगा लैब्स के अंदर। फिर आता है नेक्स्ट आपका रेडियोग्राफी, जिसके अंदर हम एक्सरे का यूज़ करते हैं। फिर सिटी स्कैन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर टोमोग्राफी, जिसमें एक पूरी इमेज ऑब्जर्व की जाती है। फिर होता है आपका एमआरआई, जिसको बोला जाता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। आपको एमआरआई का फुल फॉर्म याद रखना है कि इसको क्या बोला जाता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसमें क्या होता है, 3D इमेज बनाई जाती है ताकि इंटरनली हम जो भी स्ट्रक्चर्स है उनको किसी भी ऑर्गेनिज्म के उसको हम अच्छे से देख सकें। तो इन सारी टेक्निक के बेसिस पर हम डिटेक्ट कर सकते हैं किसको, कैंसर को। अब अगर किसी इंडिविजुअल को कैंसर है तो उसको किस तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाए, उसको क्योर कैसे किया जाए, तो यहाँ पर होती है सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी। इन डिफरेंट टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि जो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स हैं, जो कीमोथेरेपी है, सर्टेन बैक्टीरियाज को किल करने के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं, लेकिन उन ड्रग्स के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे हेयर लॉस, एनीमिया, और सर्जरी कर दी जाती है तो उसी पार्ट को रिमूव कर दिया जाता है जिस पार्ट में कैंसर होता है। रेडियोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी में हम जो रेडिएशन होती है और उस स्पेसिफिक रीजन के सेल्स को ही हम किल कर देते हैं जहाँ पर कैंसर सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और बाकी जो सराउंडिंग में जो भी नॉर्मल सेल्स प्रेजेंट है उसका ध्यान रखा जाता है। इम्यूनोथेरेपी के अंदर भी मेंटेन किया जाता है बॉडी के सिस्टम को, और साथ ही साथ क्योंकि हमारी बॉडी के जो नॉर्मल सेल्स हैं अब क्योंकि कैंसर सेल्स आ चुके हैं तो हमको अपने आप को बचाना है उनसे। तो क्या किया जाता है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अल्फ़ा इंटरफेरॉन्स, ये कुछ इंजेक्शंस लगाए जाते हैं पेशेंट को, ताकि उनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे और इजीली फाइट कर सके कैंसरस सेल से। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इम्यूनिटी के बारे में बात करेंगे। जो हमारी जो बॉडी है, डिफेंस करने के लिए किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर को, कुछ भी हो सकता है, वो बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी पैथोजन जब हमारी बॉडी में आता है तो उसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए जो एबिलिटी होती है हमारी बॉडी की, तो उसी को हम बोलते हैं एबिलिटी, और उसी को हम बोलते हैं इम्यूनिटी। किसी भी डिसीज से फाइट करने के लिए जो एबिलिटी चाहिए होती है वो कौन देता है, इम्यून सिस्टम देता है, जिसको हम बोलते हैं इम्यूनिटी। इम्यूनिटी भी 2 टाइप्स की होती है, इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट के अंदर ये होता है कि आपके बर्थ से होती है ये, अगर कोई वायरस आएगा तो भी ये आपको बचाएगी, बैक्टीरिया आएगा तो भी ये आपको बचाएगी, फंगस आएगा तो भी ये आपको बचाएगी। तो जो इन्नेट इम्यूनिटी है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस, डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। सबसे पहले फिजिकल बैरियर, फिर फिजियोलॉजिकल, फिर सेल्यूलर, और फिर साइटोकाइनिन। फिजिकल का मतलब यही कि जो डायरेक्टली पैथोजन को हमारी बॉडी में एंटर करने से रोकेगा। जो स्किन हमारी पूरी बॉडी के सरफेस पर प्रेजेंट है, तो स्किन का काम क्या होता है, ये किसी भी बैक्टीरिया को, वायरस को, फंगस को, या कोई भी पैथोजन है उसको हमारी बॉडी के अंदर इंटर होने से रोकती है। साथ ही साथ में हमारी जो रेस्पिरेटरी, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें म्यूकस की कोटिंग होती है, तो म्यूकस भी एक तरीके से फिजिकल बैरियर की तरह काम करेगा और पैथोजन की एंट्री को रोक देगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है फिजियोलॉजिकल बैरियर। इसके अंदर क्या होता है, हमारी आंखों में से जो आंसू आते हैं, टीयर्स जो आते हैं, जो कि हमेशा हमारी आंखों को मॉइस्ट रखते हैं और पैथोजन को इंटर होने से रोकते हैं। फिर देन हमारे माउथ के अंदर सलाइवा होता है, जो हमारे बॉडी के अंदर जो हमारे माउथ के अंदर जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनको किल करने में हेल्प करता है। देन हमारे स्टमक के अंदर HCl यानी कि एसिड होता है, तो ये भी चेक करता है कि कोई ऐसा बैक्टीरिया या कोई ऐसा वायरस ना आए जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो, तो ये उसको रोकता है। सेलुलर बैरियर्स के अंदर आप WBC की बात कर रहे हो, यानी कि ल्यूकोसाइट्स। यहाँ पे आपको एग्जांपल PML का दे रखा है, विच इज़ पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर लिम्फोसाइट, ल्यूकोसाइट्स। तो ये जो PMNL है, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, अब ये किस तरीके से हेल्प करेगा, नेचुरल किलर्स और ये जो मैक्रोफेजिस है, इनके साथ मिलकर वो फैगोसाइटोसिस प्रोसेस करते हैं, मीन्स बाहर से आने वाले पैथोजन्स को वो डाइजेस्ट कर लेते हैं और उनको वो कम्प्लीटली किल कर देते हैं। दैट कम साइटोकाइनिन। होता क्या है कि कोई बॉडी का पार्ट है या सेल है जो कि वायरस से इन्फेक्टेड हो गई है, अब उसे तो पता है कि मेरा तो समय आ चुका है, मैं तो नहीं बचूंगा, लेकिन वो मरते मरते जो नॉन इन्फेक्टेड सेल्स हैं
उनको वो अलर्ट करके जाता है। तो वो किस तरीके से अलर्ट करता है, वो केमिकल रिलीज करता है विच इज़ इंटरफेरॉन बाय इन्फेक्टेड सेल्स। साइटोकाइनिन बैरियर में आप किस बारे में बात कर रहे हैं, इंटरफेरॉन बैरियर्स की। जो वायरस से इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं, तो नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को बचाने के लिए, उनको अलर्ट करने के लिए इंटरफेरॉन नाम के केमिकल को प्रोड्यूस किया जाता है। इननेट इम्यूनिटी हो गया। देन नाउ नेक्स्ट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी रहती है, ये स्पेसिफिक इम्यूनिटी रहती है। मतलब ये बर्थ के टाइम से प्रेजेंट नहीं होती है, जैसे जैसे हमारी बॉडी डेवलप होती है तो उसी के साथ साथ हम इसको भी डेवलप करते रहते हैं। अब इसमें हम देखोगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर दो तरीके के रिस्पॉन्स होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब ये जो प्राइमरी रिस्पॉन्स है, जो कि सबसे पहला रिस्पॉन्स होता है किसी भी पैथोजन के लिए, और ये रिस्पॉन्स कौन देता है, ये रिस्पॉन्स देती है एंटीबॉडीज़, जो कि हमारी बॉडी के अंदर बनती है। अब कौन बनाता है वो एंटीबॉडीज़, कुछ स्पेसिफिक लिम्फोसाइट्स होते हैं, वो होते हैं बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। आपको ये याद रखना है कि एंटीबॉडीज़ की फॉर्मेशन करने के लिए बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन इनकी मदद कौन करता है, टी लिम्फोसाइट्स। तो अगर टी लिम्फोसाइट का काउंट हमारी बॉडी के अंदर अगर कम हो रहा है तो फिर एंटीबॉडीज़ नहीं बन पाएंगी। एड्स में हमने पढ़ा था कि टी लिम्फोसाइट्स के अंदर मैक्रोफेजेस कम होते रहते हैं, और अगर ये जब कम होंगे तो बी लिम्फोसाइट्स जो हैं वो काम नहीं कर पाएंगे, और ये काम नहीं करेंगे तो एंटीबॉडीज़ नहीं बनेगी, और अगर एंटीबॉडीज़ नहीं होगी तो बाहर से जो आने वाले पैथोजन्स हैं उनसे फाइट कौन करेगा। तो आप ये देख सकते हो कि सबसे पहले जब हमारी बॉडी के अंदर कोई भी पैथोजन एंट्री लेता है तो उसको किल करने के लिए तो जो मैक्रोफेजेस या जो भी हमारे लिम्फोसाइट्स हैं वो उस पर अटैक करेंगे। लेकिन फर्स्ट टाइम जब एनकाउंटर होता है एंटीजन का और एंटीबॉडीज़ का, तो उसके लिए जो रिस्पॉन्स दिया जा रहा है वो बहुत ही स्लो होता है, और इसकी जो इंटेंसिटी जो होती है वो भी बहुत कम होती है। प्राइमरी के बारे में बात कर रहे हैं हम। लेकिन उसी टाइम अगर सेम पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर आता है तो उनको ऐसा लगता है कि हमने इसको देख रखा है, तो वो जो सेम पैथोजन अगर सेकंड टाइम हमारी बॉडी के अंदर इंटर करता है तो वो उसको तुरंत किल कर देंगे। तो इस बार का जो रिस्पॉन्स होगा वो कौन सा रिस्पॉन्स होगा, सेकेंडरी रिस्पॉन्स होगा, जिसमें उनकी क्या होगी, इंटेंसिटी हाई होगी, और इसको एनानेस्टिक रिस्पॉन्स भी कहा जाता है। और वो हाई इंटेंसिटी के साथ होता है, इसलिए वो क्या होता है, फास्टर होता है। ठीक है, और इसको करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट का मेन फंक्शन क्या है, एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करना, और टी लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, वो हेल्प करते हैं ताकि एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन हो सके। यहाँ पर मैंने ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जिसको बोला जाता है H2L2। तो यहाँ पर ये जो दोनों चेन्स आ रही है, दिस इज़ हैवी चेन्स, और यहाँ पर ये वाली जो चेन है वो है लाइट चेन। अब यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है वो एंटीबॉडी का है, तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, इसको H2L2 क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें दो लाइट और हैवी चेन्स होती हैं। अब ये कौन से बॉन्ड से जुड़े हुए रहते हैं, तो ये रहते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े हुए। वो फिर पूछ लेंगे कि इसको लेबल करो, तो ये होती है एंटीजन बाइंडिंग साइट। बाहर से आने वाला कोई भी एंटीजन बॉडी से इस जगह पर आकर जुड़ेगा, उस हिसाब से शेप की मॉडिफिकेशन भी हो जाती है, और जब इसकी शेप चेंज हो जाएगी तो इसको बोला जाता है वेरिएबल रीजन, और इस जगह पर कोई भी चेंजेस नहीं आते इसलिए इसको बोलते हैं कांस्टेंट रीजन। बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर 5 टाइप्स की एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती है, IG, GA, ME, D। तो ये 5 एंटीबॉडीज़ होती है जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ए कहाँ पर प्रेजेंट होती है, कोलेस्ट्रॉल में। ई कहाँ पर होती है, जब एलर्जी होती है तब एंटीबॉडी ई रिलीज़ होती है। तो यहाँ पर हमने ये इम्यूनिटी के बारे में बात करी। इसी के साथ साथ आप देखोगे जो हमारा ब्लड होता है उसमें सारे लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट हैं। तो वो लिम्फोसाइट, जैसे कि बी लिम्फोसाइट के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल है ह्यूमोरल रिस्पॉन्स के, जिसको बोला जाता है ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। ह्यूमोरल का मतलब होता है ब्लड के अंदर होने वाली एक्टिविटीज़। तो ये रिस्पॉन्स को कंट्रोल करने का काम किसका है, बी लिम्फोसाइट्स का। ह्यूमोरल में यानी कि ब्लड में होने वाले रिस्पॉन्स जो कौन कंट्रोल करेगा, बी लिम्फोसाइट्स कंट्रोल करेंगे। दूसरा होता है सेल मीडिएट इम्यूनिटी। अब यहाँ पर सेल मीडिएटेड से क्या मतलब है, मान लो कोई एक ऑर्गेनिज्म है जिसका ऑर्गन ट्रांसप्लांट होना है, लेकिन अगर उसका जो इम्यून सिस्टम है वो अगर बहुत स्ट्रांग है तो जो टी लिम्फोसाइट्स है वो क्या कर सकते हैं, बाहर से आए हुए ऑर्गन जो है उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए हम टिश्यू मैचिंग करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, जितने भी टेस्ट की नीड होती है वो सारे टेस्ट करते हैं।